अभी तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि जब कश्मीर में आतंकी हमला हुआ वहाँ के टूरिस्ट पर, तो इसके उत्तर स्वरूप भारत सरकार के द्वारा सिंधु जल समझौते को निरस्त कर दिया गया और उसके बाद में इसके उत्तर के फलस्वरूप पाकिस्तान ने भी शिमला समझौते को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में और कितने समझौते हैं। आप लोग इसको जानिए, आप लोग के लिए अच्छा है और आपके ज्ञान का स्तर को भी बहुत अच्छा करेगा। तो सबसे पहला अगर भारत और पाकिस्तान का जो समझौता है ना 1950 में हुआ था, और यह समझौता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच में 1950 में हुआ था। अब चूंकि यह समझौता नेहरू और लियाकत के बीच में हुआ था, इसीलिए इस समझौते को नेहरू लियाकत समझौता कहा गया था। और 1950 में हुए इस समझौते के तहत इस बात का प्रावधान किया गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों के दोनों अपने देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों का ध्यान रखेंगे और उनके अधिकारों का रक्षा करेंगे, और इसके क्रियान्वयन के लिए दोनों देश अल्पसंख्यक आयोग का गठन करेंगे। और इसके बाद हुआ क्या, भारत ने तो इसका पूरा मान रखा। भारत ने अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी किया और अल्पसंख्यकों के लिए पूरा काम किया, और इसका परिणाम यह है कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी संख्या बढ़ोतरी हुई। भारत में मुस्लिम आबादी अगर 1947 से लेकर आज़ादी के बाद से अब तक देखेंगे तो निश्चित तौर पर बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन पाकिस्तान में देखिए क्या हुआ। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हिंदू आबादी है वो 1947 से लेकर आज तक दिन ब दिन घटते जा रहा है, और एक दिन ऐसा आ गया कि ये आबादी नगण्य हो जाएगा। अब इसके बाद अगर अगले समझौते की बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु के जल को लेकर समझौता हुआ था। इसके तहत सिंधु और उसके 5 सहायक नदियों को ना 2 भागों में बांट दिया गया। एक है पश्चिमी नदी। पश्चिमी नदी में क्या था, सिंधु था, चेनाब था और झेलम था। और इसमें मुख्य रूप से जो ये तीनों जो पश्चिमी नदी है इसका जल का उपयोग बस श्रीनगर जो कि झेलम नदी किनारे स्थित है वो यूज करेगा, और बस सिर्फ यूज, उसमें कोई परियोजना वगैरह नहीं चलाएगा। बस वहां जो भी पीने के लिए और खेती के लिए हल्का फुल्का किया तो किया, नहीं तो पूरा का पूरा जल पाकिस्तान ले जाएगा। और अब दूसरी जो नदी है ना पूर्वी नदी, पूर्वी नदी का ऐसा था कि पूर्वी नदी में सबसे पहले कौन कौन सा नदी आ जाता है देख लीजिए। पूर्वी नदी में आ जाता है रावी, ब्यास और सतलज। इसमें ऐसा था कि इसका 30% जल का उपयोग ही भारत सरकार अन्य परियोजनाओं में करेगा और बाकी 70% जल को कुछ नहीं करेगा। तो उधर का पूरा पश्चिमी तरफ का तीनों नदियों का जल पाकिस्तान ले गया, और पूर्वी नदियों का जल भी 30% उपयोग के बाद 70% पाकिस्तान लग गया। तो इस तरीके से इस नदी का 80% से ज्यादा उपयोग पाकिस्तान करता था। और आप लोग को बता दूं कि इसमें भारत सरकार 30% जल का उपयोग करने के लिए पूर्वी नदी में बता रहा हूं उपयोग करने के लिए अधिकारी था, लेकिन भारत सरकार 20% से ज्यादा इसका उपयोग नहीं कर पाया। मतलब पश्चिमी भाग की नदियों का पूरा कुछ उपयोग नहीं कर पाया और पूर्वी का भी केवल 20% उपयोग कर पाया। क्यों? क्योंकि जब भी भारत सरकार इसमें कोई परियोजना डालता था पाकिस्तान विरोध करता था, रुकावट डालता था, इसलिए भारत सरकार रुक जाती थी। और इस तरीके से देखा जाए तो भारत के पास इतनी महान नदी होने के बाद भी अपने विकास में नदी का उपयोग नहीं कर पा रहा है। लेकिन अभी जब पहलगाम में हमला हुआ तो एक तात्कालीन मुद्दा बना और सिंधु जल को समझौते को निरस्त कर दिया गया, और अब भारत सरकार अलग अलग तरीके से विचार कर रहा है कि इन पूरे के पूरे नदियों का उपयोग हम अपने लिए कैसे करें। और अभी सिंधु जल समझौता का ही मैटर पूरा देश में तात्कालिक रूप से छाया हुआ है। अब इसके बाद अगर अगले समझौते की बात की जाए तो अगला समझौता हुआ शिमला समझौता। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ। और चूंकि ये समझौता शिमला में हुआ था इसलिए इसको शिमला समझौता कहते हैं। और ये समझौता भारत पाकिस्तान का जो युद्ध 1971 में हुआ था, और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। मतलब बांग्लादेश का निर्माण है ना वो भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध का परिणाम है। अब इस युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच जो मतभेद उपजे उसको दूर करना था और दोनों देश के बीच में शांति स्थापित करना था। इसके लिए शिमला में समझौता किया गया, और इस समझौते के तहत मुख्य रूप से यह प्रावधान किया गया। बहुत सारा इसमें प्रावधान था, लेकिन मुख्य प्रावधान यही था कि दोनों देश, कोई भी दोनों देश के बीच झगड़ा होगा ना तो ये सब आपस में मिलकर मतलब निपटाएंगे और कोई तीसरे जगह नहीं जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, इसमें यह हुआ कि पाकिस्तान जो कश्मीर का मुद्दे को लेकर कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच नहीं बचाना जहां पर अपने छियालीदिड़ न करवाया हो, और
इसका बात ना उठाया, तो उसने शिमला समझौता को भी तोड़ा। और आप लोग को बता दूं, अभी जैसे सिंधु जल समझौता भारत की तरफ से निरस्त करने को लेकर चर्चा में है, तो अभी के समय में शिमला समझौता भी पाकिस्तान की ओर से सस्पेंड करने को लेकर चर्चा में है। और इसके साथ इसमें भी व्यवस्था किया गया था कि कोई भी देश दूसरे पर कोई भी सैनिक हमला नहीं करेगा। और आप लोग तो जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ कितना सैनिक हमला है। और ये जो पहलगाम का जो हमला है ना, वो भी पाकिस्तान का पूरा इसमें हाथ है, वो सब के सब चीज जांच परख हो गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो शिमला समझौता को भी पाकिस्तान सरकार ने नहीं माना, और अगर वो शिमला समझौता को कैंसिल करता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान कभी माना ही नहीं था। अब अगर अगला समझौता की बात की जाए तो वो धार्मिक स्थलों से की यात्रा संबंधी जो प्रोटोकॉल है उससे संबंधित समझौता है, और ये 1974 में किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य ये था ना कि भारत में जैसे जो तीर्थ स्थल है और वो पाकिस्तान के लोगों का अगर पवित्र स्थल है या उनकी मान्यता उसमें है तो वो भारत आ सकते हैं, और भारत के लोगों का भी ऐसा कोई पवित्र जगह जो पाकिस्तान में है वहां भी जा सकते हैं। और इसके तहत 2018 में पाकिस्तान में 15 तीर्थ स्थल और जोड़ दिए गए, और भारत के भी 5 तीर्थ स्थल जोड़ दिए गए। और फिलहाल अभी इसको लेकर भारत और पाकिस्तान में कोई सस्पेंड या रद्द करने की बात नहीं चल रही है। अब इसके बाद अगर अगले समझौते की बात की जाए तो अगला समझौता है परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारियों के आदान प्रदान का समझौता। यह समझौता 1988 में किया गया, और इसके तहत प्रावधान किया गया कि दोनों देश एक दूसरे को हर साल एक समय निर्धारित रहेगा, उसमें एक दूसरे की परमाणु से संबंधित जो भी जानकारी आदान प्रदान करेंगे, जिससे दोनों देशों को परमाणु ऊर्जा के उपयोग में सुविधा हो, और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दोनों देश के परमाणु जो प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचे। अब आप लोगों को बता दूं कि इस साल पाकिस्तान द्वारा इस समझौता को सस्पेंड करने या निलंबित करने की बात की जा रही है। अब इसके बाद अगर अगले समझौता की बात की जाए तो 1991 में पाकिस्तान और भारत के बीच में हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का समझौता 1991 किया गया। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि दोनों के दोनों देश एक सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर में कोई भी अपना हवाई जहाज का प्रवेश नहीं करेंगे, और अगर जरूरी पड़ा तो वो दोनों देश एक दूसरे से अनुमति लेकर या जानकारी देकर ही प्रवेश करेंगे। अब ये हुआ क्या, सुन लीजिए। अब ये हुआ क्या कि जैसे ही माहौल बिगड़ा, पाकिस्तान ने क्या किया, भारतीय क्षेत्र को अपना उड़ान ले जाने के लिए क्षेत्र नहीं दे रहा है, मतलब कि वो अनुमति नहीं दे रहा है कि आप अपने वायुयान हमारे पास से लेके जाइए। अब अगर भारत और पाकिस्तान के बीच अगर समझौते की बात की जाए तो 1999 में लाहौर घोषणा पत्र 1999 के नाम से समझौता आया। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि दक्षिण एशिया में ना परमाणु जो खतरे को, जो लड़ाई संबंधित खतरे को कम करना, और इसमें दोनों देशों के द्वारा ये समझौता किया गया कि कभी भी दोनों देश परमाणु दौड़ में एक दूसरे का प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, और ताकि इस टाइप का परमाणु संबंधित कोई खतरा या समस्या न उत्पन्न हो। और आप लोगों को पता ही होगा कि 1999 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल का युद्ध हुआ था, और लगभग इस समझौता हुए 2.5 महीने ही हुआ नहीं कि जब एक कारगिल का युद्ध हुआ तो ये समझौता अपने आप स्वतः खत्म हो गया, मतलब ये समझौता अब अस्तित्व में ही नहीं है। अब अगर हम लोग अगले भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौते की बात करेंगे तो अगला समझौता 2003 में हुआ, जिसे LOC युद्ध विराम समझौता 2003 के नाम से जाना जाता है, और इसका प्रमुख उद्देश्य था नियंत्रण रेखा और संघर्ष विराम के बीच में सहमति। लेकिन अगर आगे कार्यान्वयन की बात की जाए तो 2008 से ही पाकिस्तान हमेशा लाइन ऑफ कंट्रोल का रूल तोड़ते जा रहा है, और 2021 में फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में यह सहमति बनी थी, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान इस नियम को तोड़कर LOC से हमेशा हमले कर रहा है, और उसके बाद भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब देते आ रहा है। और इसके बाद में बैलिस्टिक मिसाइल का जब परीक्षण होगा तो उसके पहले सूचना देंगे, और परमाणु खतरे संबंधी जो जानकारी को वो देंगे। बहुत सारे दोनों देश के बीच समझौते हुए थे, लेकिन सब आगे ढुलमुल तरीके से चलता रहा। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी इस समझौते की, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।